सब चलता था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की बात अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सर पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956, दूसरा चलता था एलएलपी एक्ट, दूसरा चलता था सॉरी पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, कब अच्छा ओवर द टाइम कंपनीज एक्ट 1956 हटके एक नया कंपनीज एक्ट 2013 एग्जिस्टेंस में आ गया। अब समझने वाली बात क्या है सर, यदि दो जनों को कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता था मिलके, तो या तो वो कंपनी खोल सकते थे या फिर वो 1932 वाली पार्टनरशिप खोल सकते थे। परफेक्ट। अब आगे क्या हुआ, कंपनी के अपने फायदे हैं, प्रॉस हैं और कॉन्स हैं, फायदे और नुकसान है। उसी तरीके से पार्टनरशिप के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। जैसे मैं कंपनी के फायदे की बात करूं तो सर लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पर पॉसिबल है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, कंपनी के केस में अपन क्या बोलते हैं सर, मेंबर्स। और पार्टनरशिप के केस में अपन क्या बोलते हैं सर, पार्टनर्स। ठीक है सर, तो सर लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये कौन से उसमें है अवेलेबल सर, ये कंपनी फॉर्मेट में अवेलेबल है। जबकि ये सबसे बड़ा नुकसान है एक पार्टनरशिप फॉर्मेट का, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। अपन सब जानते हैं कि सर यदि एक पार्टनरशिप फर्म को देनदारियां चुकानी है मिस्टर एक्स को, तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म चुकाएगी। पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स कम पड़ गई, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो इन पार्टनर्स को बोला जा सकता है अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के और कृपया इस फर्म की देनदारियां चुकाइए। और यदि ये पार्टनर्स दो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो इनके हिस्से का भी बाकी के दो पार्टनर्स को ही वहन करना पड़ेगा। ये तीनों इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो सारा का सारा इस पार्टनर को चुकाना पड़ेगा। सो एक तरीके से अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और सबसे बड़ा लिमिटेड लाइबिलिटी सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है किसका, कि सर एक कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस स्टार्ट करने का और एक पार्टनरशिप फॉर्मेट में। तो सर फिर कोई पार्टनरशिप क्यों खोलता है सर, क्योंकि यहाँ पर कंप्लायंसेस बहुत इजी थे, इजी कंप्लायंसेस होते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेट खोलने में, जबकि कंपनी फॉर्मेट में धंधा चालू करने में कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है सर, कैसे, कि सर यदि आप कंपनी फॉर्मेट में धंधा खोलते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के बिना कंपनी नहीं खोल सकते विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जबकि जब आप पार्टनरशिप में धंधा खोलते हैं तो सर आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में रजिस्टर कराए बिना भी खोल सकते हैं, रजिस्टर करा के भी खोल सकते हैं, because registration of a partnership firm is not compulsory. We have already studied that in the previous act 1932 वाला एक्ट। ठीक है, तो सर यहाँ पर धंधा करने के अपने फायदे हैं, यहाँ पर धंधा करने के अपने फायदे और नुकसान है, और यहाँ पर अपने फायदे और नुकसान है। तो सर क्यों ना दोनों के बेस्ट फीचर्स को उठाया जाए और एक जब दो या दो से अधिक जने मिलकर बिजनेस करना चाहें, जब दो या दो से अधिक जने मिलकर बिजनेस करना चाहें तो उनको दोनों का बेनिफिट दिया जाए, उनको दोनों का बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, कैसे, कि सर कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी सबसे बड़ा बेनिफिट है। और यहां पर काम कैसे होता है सर, पार्टनर्स के बीच में यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ा एक फायदा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी कहां से मिलती है सर, पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसमें वो डिसाइड करते हैं कि हर पार्टनर के क्या राइट रहेंगे, क्या लाइबिलिटीज रहेंगी, क्या राइट्स रहेंगे। ठीक है, कैसे काम किया जाएगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे कि पार्टनरशिप को काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट उठाया, लिमिटेड लाइबिलिटी प्लस पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट उठाया। ठीक है, प्लस इजी कंप्लायंसेस वाला कंसेप्ट उठाया। ठीक है,
तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे सर, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, उसी तरीके से एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, ये फायदा उठा लिया। तो सर लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट का फायदा उठा लिया, पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट उठा लिया, इजी कंप्लायंसेस का फायदा उठा लिया। ठीक है, प्लस सर कंपनी फॉर्मेट में धंधा करने का सबसे बड़ा फायदा होता था कि आप एक बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे काम कर सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे काम कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? सेपरेट लीगल एंटिटी यार, कंपनी की देनदारियां कंपनी की और वो उसके मेंबर्स की नहीं होती हैं एक लिमिटेड कंपनी की। तो बॉडी कॉर्पोरेट है यार, ये अलग से एक सेपरेट लीगल पर्सन है। ठीक है, वो फायदा उठाया गया। और दोनों कंपनी और पार्टनरशिप 1932 के चीजों को मिला के एक बेस्ट फॉर्म रखा गया, नया ही फॉर्मेट क्रिएट किया गया जिसका नाम दिया गया एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर इट वाज द नीड ऑफ द आवर। ये कब आया? एलएलपी 2 एक्चुअल में 2009 से चालू हुआ था, बट ये बन के 2008 में पेश हो गया था संसद पार्लियामेंट वगैरह में। तो प्रोसेस 2008 में ही चालू हो गई थी और एक्शन में 2009 में चालू हुआ आया था, बट इसका नाम पड़ गया है एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो सर पार्टनरशिप भी है और लिमिटेड लाइबिलिटी भी है, तो सर नीड ऑफ द आवर थी। तो एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट ही होता है, एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट ही होता है। ठीक है, तो सर इसकी करीब 15 के आसपास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अपने को पढ़नी रहेंगी। 15 के आसपास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलएलपी की जो अपने को पढ़नी रहेगी। सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एलएलपी इज अ हाइब्रिड of company format. LLP is a hybrid of company format as well as partnership. इन दोनों का हाइब्रिड मिक्सचर है। आपने सुना है हाइब्रिड कार्स क्या होती हैं? Have anybody of you or all of you have heard about? Have you heard about what are hybrid cars? Hybrid cars Yes, sir. क्या होती हैं रे? Sir, it has a feature of old school cars and electric cars combined. Yes, ओल्ड स्कूल यानी कि पेट्रोल और डीजल। मान लो एक अपन पेट्रोल लेके चलते हैं, पेट्रोल से भी चलती है और इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है, बैटरी से भी चलती है। तो जहां पर दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है, इससे भी चल सकती है और इससे भी चल सकती है, दोनों का मिक्सचर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाइब्रिड कार है। तो उसी तरीके से एलएलपी क्या है? एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्मेट ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप, यानी कि इसके भी बेस्ट फीचर्स उठाए, इसके भी बेस्ट फीचर्स उठाए और एक नया फॉर्मेट खोल लिया एलएलपी। सो एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्मेट ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो सर आपको समझाना है, हाँ सर ये बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से कंपनी के बेस्ट फीचर, इस तरीके से पार्टनरशिप के बेस्ट फीचर, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको जो बेस्ट चीज ऑब्टेन हुई वो था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है सर, तो क्वेश्चन ये ऐसा आता है, एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्मेट ऑफ कंपनी फॉर्मेट एज वेल एज पार्टनरशिप फॉर्मेट। आपको अग्री करना है और कारण बताने हैं। चलिए फिर और क्या अपने पास में क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में। देखो जैसे कंपनी को रजिस्टर कराए बिना नहीं बनाया जा सकता, उसी तरीके से एलएलपी को भी बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत इजी है। कुल मिला के 3 फॉर्म होते हैं, ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2 एंड ई फॉर्म 3। ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3। वो कैसे प्रोसेस होता है? बहुत इजी प्रोसेस होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ई फॉर्म 1 इलेक्ट्रॉनिकली भरते हैं ना, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 1, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 2, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 3। ये 3 प्रोसेस में पूरा 3 स्टेप्स में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आने लायक क्वेश्चन होता है कि एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट करी जाती है। ठीक है, अब देखो फिर क्वेश्चंस और कैसे होते हैं आते हैं एग्जाम में। एलएलपी और पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंसेस बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एलएलपी और कंपनी के बीच में डिफरेंसेस बताओ। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन भी यदि तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो आ सकते हैं, नहीं तो जनरली आने नहीं चाहिए, पर हमको तो पढ़ने हैं क्योंकि हमको डिफरेंसेस समझने हैं।
एलएलपी और पार्टनरशिप और एलएलपी और कंपनी फॉर्मेट के बीच में। अब देखो, जब मैं पार्टनरशिप की सबसे बड़ी ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? देवांश, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है रे? निनाद कदम, क्या होता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? For the relationship, mutual agency between the partners. म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। वैसे तो टेस्ट जो होता है ना, व्हाट इज टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कंप्राइजेस ऑफ 5 थिंग्स। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 और मोर देन 2 पार्टीज। एग्रीमेंट जो है वो फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, फॉर sharing of profits which has come through conducting of business, and there must be mutual agency relationship between the partners. So the true test of partnership is mutual agency relationship. Yes, of course, sharing of profits is one of the tests, but not a conclusive evidence. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है कि जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो पार्टनर्स ही हैं। ट्रू टेस्ट तो क्या है? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। तो यानी कि एक 1932 वाली पार्टनरशिप में हर पार्टनर बाकी के पार्टनर्स का एज वेल एज 1932 के अंडर बनी हुई है जो पार्टनरशिप है, इस पूरी पार्टनरशिप का सबका एजेंट होता है। ये पार्टनर जो है बाकी के पार्टनर्स का और 1932 वाली पार्टनरशिप के अंडर जो बनी हुई पार्टनरशिप है, एक्ट के अंदर जो बनी हुई पार्टनरशिप है, उनका भी दोनों का एजेंट होता है। यानी कि दोनों को अपने कामों से बाइंड कर सकते हैं। यानी ये पार्टनर ए ने कुछ भी किया, इससे बी, सी और डी भी बाइंड हो जाएंगे। ये तो 1932 वाली में था। लेकिन सर एलएलपी में बोला जाता है एलएलपी का कोई भी पार्टनर जो है वो एलएलपी का एजेंट तो है, वो एलएलपी का एजेंट तो है, लेकिन सर बाकी के पार्टनर्स का एजेंट नहीं है, बाकी के पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। तो एलएलपी को अपने कामों से तो बाइंड कर सकता है यदि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए गए हैं, बट वो बाकी के पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता है। ये इसका बेस्ट फॉर्मेट है। सो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ एलएलपी। सर बात समझ में आ गई? बोलिए, बोलो। यस सर। ठीक है। अब सर इस बार दिस टाइम जो दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स थे उनको तो मैं समझा चुका हूं। दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स जानते हैं इस बार एलएलपी एक्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस एप्लीकेबल हुए हैं, बहुत भयंकर चेंजेस एप्लीकेबल हुए हैं। ठीक है, तो हमको 2 फाइलों के मिक्सचर से पढ़ना पड़ेगा। हमको 2 फाइलों के मिक्सचर से पढ़ना पड़ेगा। एक तो है एलएलपी का जो आईसीएआई का मॉड्यूल है, एलएलपी का जो आईसीएआई का मॉड्यूल है वो अपडेटेड नहीं है, तो एक तो उससे पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आपका है आरटीपी जो दिसंबर 2022 के एग्जाम के लिए बनाया गया है, उसके पहले 15 पेजेस में, उसके पहले 15 पेजेस में एलएलपी एक्ट में जो भी चेंज अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे दिए हुए हैं। ध्यान से देखना, आरटीपी जो दिसंबर 22 का है के एग्जाम के लिए बना है, उसके पहले 15 पेजेस में एलएलपी में अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, तो वो हमको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। सर बात समझ में आई? ये 2 फाइलों को मिला के पढ़ना पड़ेगा, कभी इस पे आना पड़ेगा, कभी इस पे आना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर। चेंजेस एक्चुअल में एक्ट में चेंजेस 2021 में ही आ गए थे, एक्ट में चेंजेस 2021 में ही आ गए थे, लेकिन हमारे लिए कब से वो एप्लीकेबल हुए? दिसंबर 2022 वाले एग्जाम से एप्लीकेबल हुए। अभी फाइल भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एलएलपी के मैंने आपको क्या बोला कि सर अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स आप लोगों को मिल चुके हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नोट्स आप लोगों को मिल चुके हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नोट्स आप लोगों के पास में थे या मिल चुके हैं, ठीक है। अब सर कंपनी को हमने आईसीएआई के मॉड्यूल से पढ़ा था, और कंपनी के अलावा
हम एलएलपी भी आईसीएआई के मॉड्यूल से और आरटीपी जो है दिसंबर 22 या नवंबर 22 जो भी है उससे पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो इसके लिए नोट्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है प्रिया, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपका मॉड्यूल है ना आईसीआई ने जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था उसको प्लस मैं जो फाइल दूं उसको रेफर कर लेना। ठीक है सर, वेरी सिंपल। अब सर देखो, आप सभी जानते हो कि पार्टनरशिप जो 1932 वाली है उसमें मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी So बताओ। minimum 2, maximum 50. Maximum fact 50 which can further be increased to a limit of 100 है ना भाई, which can further be increased to a limit of 100 whenever central Yes, sir. government does so, but अभी तो ये 50 ही है। तो सर जिस दिन ये 51 होंगे हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है कि अब ये पार्टनरशिप नहीं रह सकती, इसको अपना बिजनेस फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो सर इसके पास में दो ऑप्शन होते हैं बेटा। क्या क्या ऑप्शन होते हैं सर, कि या तो ये पार्टनरशिप जिसमें आज 51 मेंबर हो गए, 51 पार्टनर हो गए, मेंबर नहीं सॉरी पार्टनर हो गए, वो या तो अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर ले या फिर अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर ले। बात समझ में आई? इन दो में से जिसमें चाहे वो कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गई? बोलिए यस और नो। यस, बहुत सिंपल है, अभी तो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहा हूं मैं आपको। सर अब आगे इस एलएलपी के आईसीआई के मॉड्यूल में हमको एक बात और देखनी है कि एलएलपी को कन्वर्ट, एलएलपी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? सर एक पार्टनरशिप फर्म है 1932 वाली, क्या वो अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है? यस सर, कर सकती है। एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है क्या? प्राइवेट कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है क्या? हाँ सर, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, प्रोविजंस दिए हुए हैं। सर एक पब्लिक कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है क्या? पब्लिक कंपनी वो जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक कंपनी वो जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो सर देखो यहां पर एक कैच है, क्या पब्लिक कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है क्या? में एक कैच है, यदि पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तब तो वो अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है, बट इफ इट इज ए लिस्टेड पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं हो सकता। तो सर फर्म, पार्टनरशिप फर्म अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है। ये कहाँ दिया हुआ है सर? एलएलपी एक्ट के शेड्यूल 2 में इसकी रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि कैसे हो सकता है। क्या प्राइवेट कंपनी अपने आप को एलएलपी में कर सकती है? हाँ सर, एलएलपी एक्ट के शेड्यूल 3 में इसका डिटेल दिया हुआ है। सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने आप को कर सकती है, एलएलपी एक्ट के शेड्यूल 4 में इसका डिटेल जिक्र किया हुआ है। अब एक बात ध्यान रखना सर, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और लिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है रे? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और लिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है, बताओ। सर टाइप्स ऑफ कंपनीज में पढ़ चुके हैं, जब कंपनीज एक्ट कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज में पढ़ चुके हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और लिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है, बोलिए जल्दी बोलो। हाँ देवांश बता बेटा। सर लिस्टेड कंपनीज वो होती है जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है और जिसके शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं, और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स रेगुलेट नहीं होते। शेयर्स रेगुलेट नहीं होते हैं सर। देवांश बोल रहा है कि सर लिस्टेड कंपनी वो होती है जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं और उसके शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं। सर मैं बोलूंगा कि काफी कुछ सही बताया, थोड़ा सा करेक्शन इसने जो बताया उसमें कर देता हूं। सर लिस्टेड कंपनी वो, सबसे पहली बात तो लिस्टेड कंपनी नेसेसरीली लीड्स टू बी अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, लिस्ट होने के लिए आपको पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी अपने आप को कभी भी लिस्ट नहीं करा सकती किसी बीएसई, एनएसई या दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे।
तो सर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जिन्हें रिकॉग्निशन मिला हुआ है सेबी से रिकॉग्नाइज्ड है, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जो कि वैलिड होते हैं। ठीक है, अभी शेयर्स क्या, देखो दूसरी बात देवांश ने बोला कि सर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उनके शेयर्स लिस्ट होते हैं, तो ये एग्जैक्टली वर्ड शेयर्स नहीं है, ये वर्ड सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं। शेयर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करके डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं, सिक्योरिटीज में म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं। तो सर वर्ड सिक्योरिटीज को कहाँ डिफाइन किया गया है? सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। सिक्योरिटी वर्ड शेयर से बहुत बड़ा है, सिक्योरिटी में शेयर भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव सब आ जाता है। ठीक है, तो देवांश अब ध्यान रहेगा तेरे को कौन सा वर्ड यूज लेना है, शेयर्स या सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सर लिस्टेड वो जिसने अपनी कोई भी सिक्योरिटी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराई हुई है, जैसे बीएसई हो गया, जैसे एनएससी हो गया, जैसे वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जैसे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इस तरीके से। ठीक है सर, अब समझो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है ना, वो कभी भी एलएलबी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कैसी हो सकती है सर? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलिए। यस सर। चलिए, तो सर इन सब के प्रोसीजर्स बोले तो बस हमको एक बर्ड्स आई व्यू देखना रहेगा कि सर ये कैसे कैसे होगा। चलिए, ये भी हो गया। तो अब टॉपिक्स क्या क्या हैं देखो, एलएलपी क्या होती है, what is the need of bringing this new format। जब हमारे पास कंपनी फॉर्मेट था, जब हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्मेट था, तो हमको इस नए फॉर्मेट एलएलपी की कहाँ जरूरत पड़ गई थी? एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्मेट के कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फिर पूछते हैं एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। यस सर, है, बिल्कुल है, एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएंगे एलएलपी में और रेगुलर 1932 वाली फॉर्म में, और एलएलपी में और रेगुलर कंपनी में। ठीक है, ये डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। कन्वर्जन कौन कौन से का एलएलपी में हो सकता है? इस सर प्राइवेट कंपनी का हो सकता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का हो सकता है, प्राइवेट कंपनी का हो सकता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का हो सकता है, और एक पार्टनरशिप फॉर्म 1932 का कन्वर्जन हो सकता है किस किस में? एलएलपी में। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट अपने से और क्या पूछा जा सकता है? इस बार चेंजेस आए बहुत सारे डेफिनेशंस में। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन में चेंज आया है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? तो सर हमको समझना पड़ेगा, जैसे 1932 वाली पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर होते हैं, वैसे एलएलपी में दो जने होते हैं, एक तो होते हैं रेगुलर पार्टनर्स, एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सर ये क्या नई पसूड़ी बात दी आपने? तो सर ये है कि सर जैसे कि कंपनी में डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सारे कंप्लायंसेस देखते हैं, कंपनी में डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सारे कंप्लायंसेस देखते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस। उसी तरीके से एलएलबी में दो जने होते हैं, एक तो पार्टनर्स होते हैं, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर दोस व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग after all the legal compliances of an LLP। LLP के सारे compliances देखने के लिए कौन जिम्मेदार रहते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहते हैं। तो सर हमको आगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं हमको ये पढ़ना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन में चेंज आया है रे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ध्यान है इस बार एक नया कंसेप्ट आया है,
जैसे स्मॉल कंपनी होती थी ना, अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनीज जब कंपनीज एक्ट में कर रहे थे तो उस समय एक छोटी कंपनी को पढ़ा था। याद आ रहा है तुमको टाइप्स ऑफ कंपनीज में स्मॉल कंपनी? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से इस बार अमेंडमेंट आके एक नया क्वेश्चन आया है, मतलब नया कंसेप्ट आया है, स्मॉल एलएलपी। सर रेगुलर एलएलपी से छोटी एलएलपी एक, ठीक है? तो इसको कुछ, यदि आप साइज में छोटे हैं तो घर में छोटों को ज्यादा प्यार दिया जाता है ना, ऐसा होता है ना, छोटे को गुल्लू गुल्लू को ज्यादा प्यार दिया जाता है। उसी तरीके से स्मॉल एलएलपी को भी बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं इन कंपैरिजन टू रेगुलर एलएलपी। तो सर हमें तो यही समझना है स्मॉल एलएलपी कौन होती है, बस हमारा काम यहीं तक है, ठीक है? स्मॉल एलएलपी के क्या क्राइटेरिया है, फिर हमको पढ़ना पड़ेगा कि एलएलपी के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, कि एलएलपी की फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स से रिलेटेड क्या क्या बातें होती है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में क्या क्या आएगा कि सर सबसे पहले तो हर एलएलपी को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 2 महीने के अंदर अंदर अपना क्या वो बनाना रहता है ना, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। 6 महीने के अंदर अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है, ठीक है? यदि मतलब हर एलएलपी को जब तक की छूट नहीं मिली तब तक ऑडिट करवानी पड़ती है। ऑडिट आप लोग समझते होंगे यार, कभी ना कभी सुना ही होगा, व्हाट एग्जैक्टली इज ऑडिट, ठीक है? तो सर यदि आपने ये काम नहीं किया या ये काम नहीं किया तो आप एलएलपी को भी और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी पेनल्टी लगेगी। तो वो पेनल्टी कितने रुपए की प्रतिदिन लगेगी और मैक्सिमम किस अमाउंट तक लगेगी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स नहीं किए तो ये भी हमको बताना रहेगा, ठीक है? मान लो कोई पार्टनर यहां से बाहर जा रहा है, एलएलपी से कोई पार्टनर बाहर जा रहा है, तो क्या, या डेथ हो गई किसी पार्टनर की, तो क्या ऑटोमेटिकली नए वाले जो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मरने वाले के, क्या वो ऑटोमेटिकली एलएलपी में पार्टनर बन जाएंगे? सर क्या बातें होंगी ये अपने को देखनी रहेगी। सो ये मेजर बातें हैं जो अपने को एलएलपी में मतलब क्वेश्चंस में देखनी पड़ेंगी, ठीक है सर? और भी बहुत सारी बातें हैं कि सर क्या, देखो जैसे जैसे अपन लोग करते जाएंगे ना वैसे वैसे आप लोगों को ध्यान पड़ता जाएगा। इस बार के लिए वैसे स्मॉल कंपनी, स्मॉल एलएलपी और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन, ये दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज दिन तक, अच्छा एलएलपी का अपने एलएलपी का वेटेज कितना है सर? 60 नंबर में से आउट ऑफ 60 मार्क्स आज दिन तक 2017 के बाद में जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2017 के बाद में जितने भी एग्जाम हुए हैं, 60 में से एक बार 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, बाकी हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, नंबर 1। नंबर 2, एलएलपी से मैक्सिमम ये जो 5 नंबर का है, देखो 5 नंबर 60 में से कम नहीं होते हैं यार, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 10% होते हैं, जो आपके पास या फेल होने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, ठीक है? अब देखो सुनो, 5 जो मार्क्स होते हैं उसके लिए जहां तक मैंने देखा है एलएलपी में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, प्रैक्टिकल मैंने कभी आते हुए ज्यादा देखा ही नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 5 नंबर के वास्ते एलएलपी में से आते हैं, ठीक है? तो सर 5 नंबर का ही हमको छोड़ देना चाहिए क्या? अरे नहीं यार, ये तुम्हारे पास या फेल होने में मैटर करेंगे। 5 नंबर बहुत इजी है एलएलबी, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस याद रखने की जरूरत है, ठीक है सर? तो ये हो गया एक बात। चलिए अब देखो तुमको मैं मॉड्यूल की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है? तो हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा? इंट्रोडक्शन, एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3 और जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। पार्टनर्स और उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स अभी मैंने आपको बताया था, ऑडिट करना, ये सब बातें। 6 महीने के अंदर अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करना, 2 महीने के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न फाइनल करना। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, एलएलपी को खत्म कर रहे हो तो उससे रिलेटेड बातें पढ़नी रहेंगी।
हाउ इज एलएलपी डिफरेंट विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलएलपी कंपनी से और एलएलपी रेगुलर पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट है, और देखो एडवांटेजेस क्या है एलएलपी की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और मीनिंग और कंसेप्ट क्या है, ये अपने को करना रहेगा जब हम एलएलपी को फुल फ्लेजेडली स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। इस बार डेफिनेशंस में खूब सारी चेंज हुई है, 15 पेजेस के चेंज आए हैं भाई इसमें एलएलपी में, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब देखो जैसे एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, इन 200 को भी काउंट करने का एक तरीका आता है। प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो 200 की काउंटिंग में एक तो जॉइंट होल्डर्स को क्या मानना होता है, जॉइंट होल्डर्स को सिंगल इस 200 की काउंटिंग के लिए माना जाएगा। यदि किसी एक शेयर को या कुछ शेयर्स को मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ने मिल के होल्ड किया है, तो इनको 3 पार्टनर, 3 जने नहीं मानेंगे, 3 मेंबर नहीं मानेंगे 200 की काउंटिंग में, इनको एक ही माना जाएगा। ठीक है। जो एक्स एम्प्लॉइज थे जिन्हें एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए शेयर्स मिले थे, और एम्प्लॉयमेंट तो छूट गया इसीलिए एक्स एम्प्लॉइज हो गए, और लेकिन उन्होंने शेयर्स तब के अभी तक होल्ड कर रखे हैं, तो इनको इस 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करना है। जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के साथ में शेयर्स मिले हैं, उनको भी हम इस काउंटिंग में नहीं करते हैं। ठीक है सर। पब्लिक कंपनी की बात करूं तो सर 7 और नो लिमिट। इसी तरीके से मैं एलएलपी की बात करूं तो सर मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। ठीक है। तो ये देखो, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एलएलपी का। बाकी हम लोग कल से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास यहीं पर ओवर कर रहा हूं। ठीक है। इज इट फाइन विद एवरीवन? बाकी कल से स्टार्ट करें। Yes, sir. ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर भाई, इसी टाइम, सेम टाइम 9 o'clock। Sir, are you free for 2 minutes? मेरे को आपसे क्वेश्चन है। हाँ बोलो। Sir, I have registered for the ICAI, but sir, I don't know how to order the books. वो तो आपके रजिस्ट्रेशन पे आपको ऐसे ही मिलती है ना।